तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए करारा झटका है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि निचली अदालत ने उन्हें आपराधिक मानहानि के मामले में मुद्दा, जैसे कि आप जानते हैं, मोदी सरनेम को लेकर था और उसमें निचली अदालत ने, जैसे कि आप जानते हैं, उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। और इससे ऊपरी जो अदालत है वहां पर राहुल गांधी गए थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि इस सजा पर रोक लगा दी जाएगी और इसका एक ही फायदा होता कि अगर इस सजा पर रोक लगा दी जाती तो राहुल गांधी की जो सांसदी है वो फिर से बहाल हो जाती, यानी कि बतौर एमपी वो फिर से उनका पद बहाल हो जाता। मगर उन्हें राहत नहीं मिली है। अब राहुल गांधी के पास एकमात्र विकल्प बचा है हाईकोर्ट जाने का। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 2019 में कर्नाटक में एक रैली में उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा था, आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई। आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसी बयान के खिलाफ पूर्णेश मोदी, जो कि भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने अदालत में उनके खिलाफ केस किया था। यही नहीं, पटना की एक अदालत में भी सुशील मोदी ने उनके खिलाफ केस किया था। यानी कि चारों तरफ से राहुल गांधी को घेरने का जो है वो एक प्लान बनाया गया था और इसका परिणाम यह हुआ कि निचली अदालत ने पूर्णेश मोदी की अपील पर उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। राहुल गांधी के पास एकमात्र जो विकल्प था कि भाई उससे ऊपरी अदालत क्या सुनाती है, मगर उन्होंने भी इसके खिलाफ फैसला सुनाया है। यकीनन अब इसके बाद राहुल गांधी के सामने विकल्प जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट में जाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर राजनीति इस पर गर्म होना लाजमी है। बड़ा प्रश्न है, क्या हम एक ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है? आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, मेरी सदस्यता चली जाए। आपको याद होगा, निहायत ही उग्र होकर उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बार बार मीडिया उन्हें इस बात को लेकर घेर रहा था कि आपने ओबीसी का अपमान तो नहीं किया। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमला बोल रही है और बीजेपी जो है वो कह रही है कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ओबीसी का अपमान किया है। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। राहुल जी, अब बड़ा प्रश्न यहां पर यह कि अब इसके मायने क्या हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी पर हमला बोलकर यह कह रही है कि उन्होंने ओबीसी का अपमान किया है। और आपको याद होगा कि जब यह फैसला सुनाया गया था निचली अदालत द्वारा, तब कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे नेता नहीं, जेपी नड्डा, अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार अपने मंचों से कहा है कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ओबीसी का अपमान किया है। हालांकि बीजेपी जानती है कि ओबीसी के मुद्दे पर उसके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, क्योंकि जो राजनीतिक आग बिहार से शुरू हुई है वह पूरे देश में फैल सकती है। क्योंकि आप जानते हैं बिहार जो है वो जातीय जनगणना करवा रही है, यानी कि हमारे देश में
जो है ओबीसी का कितना अनुपात है, एससी एसटीज का इतना अनुपात है, और बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने अपनी तरफ से नारा भी दिया था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहां तक कि अब विपक्ष जो है इस बात को लेकर भी लगातार आंदोलन कर रहा है कि जो 50% का जो लिमिट है आरक्षण का, उसे तोड़ा जाए। तो जहां तक ओबीसी वाले मुद्दे की बात है, यकीनन राहुल गांधी के उस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी उस पर हमला बोल रही है। और उसके हमले बोलने की वजह यह है कि पहली बात तो वो राहुल गांधी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती, मगर दूसरी और असली बात इस मुद्दे पर कि जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। और राहुल गांधी ने बार बार जातीय जनगणना को लेकर जो है अपनी चुनावी सभाओं में इस मुद्दे को उठाया था। याद कीजिए उन्होंने क्या कहा था। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम यह होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है, उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है, उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। दोस्तों, जहां तक विकल्प की बात है, जयराम रमेश का बयान आ गया और जयराम रमेश का यह कहना है कि हम विकल्प जो हैं वो तलाशते रहेंगे, इसके खिलाफ अपील करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, इस मुद्दे पर कांग्रेस के जो मुख्य रणनीतिकार हैं वो हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि जो है अब बड़ी अदालतों में पार्टी की नुमाइंदगी या राहुल गांधी की नुमाइंदगी करने वाले हैं। मगर बीजेपी को इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये मुद्दा उग्र होगा, राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक शहीद के तौर पर सामने उभरते आते रहेंगे, और ये बीजेपी के लिए सुखद खबर नहीं हो सकती। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तब से लगातार राहुल गांधी पर किसी ना किसी तरीके से हमला किया जा रहा है। और यह मत भूलिए, राहुल गांधी लोकसभा में अडानी पर भाषण देते हैं और उसके बाद यह जो मानहानि वाला केस है, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, वो केस लगातार तेज हो जाता है। यानी कि एक अरसे से वो मामला ठंडा पड़ा हुआ था। यहां तक कि पूर्णेश मोदी ने ऊपरी अदालत में जाकर कहा था कि उस कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। और जब जज बदला और उसके बाद जब अडानी पर राहुल गांधी ने भाषण दिया,
उसके बाद अचानक उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। तो कई मुद्दे हैं जिसके ऊपर लगातार पूर्णेश मोदी और उनकी याचिका पर जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखो, एक बात तो स्पष्ट है कि उस भाषण में कम से कम मुझे कहीं पर भी ओबीसी का अपमान नहीं दिखाई देता, क्योंकि राहुल गांधी का निशाना जो था वो नीरव मोदी पर था, उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ललित मोदी पर था। और ये ना भूलें, ललित मोदी ने बाकायदा लंदन में बैठकर ये बयान दिया है कि अब वो राहुल गांधी को अदालत में घसीटेंगे। यानी कि बीजेपी को यह भी देखना पड़ेगा कि इस मंच पर उन्हें साथ मिल रहा है एक भगोड़े ललित मोदी का। तो मामला दिलचस्प हो गया दोस्तों, उनकी सजा को बरकरार रखा गया, यानी कि अब वो सांसद नहीं बन पाएंगे। अब लोगों की निगाह है हाई कोर्ट पर। देखिए, आपको पूरा खेल समझना पड़ेगा। राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में केस किया गया, पटना में केस किया गया, उसी तरह से आपको पता होगा कि सावरकर के एक रिश्तेदार ने भी उन पर केस किया हुआ है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि अलग अलग मुद्दे पर राहुल गांधी को उलझा कर रखने का प्लान है। एक तो ये, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अगर आप देखें विपक्ष के तमाम नेताओं को, आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव पर न जाने कितने केसेस, यानी कि उनकी गर्भवती पत्नी को लगातार खड़ा करके रखा गया था जब उनके घर पर रेड मारी गई थी। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि अगले एक साल में जो लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सीधी चुनौती दे रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो लोग किसी भी कीमत पर आरएसएस और बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे, उन्हें अलग अलग मामलों में उलझा कर रखा जाए। मामला यह है और इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। यानी कि अगर कोई चुनावी प्रचार करने उतरे तो उसके जहन में ये डर हो, उसके जहन में ये बोझ हो कि अरे मुझे एक अदालत भी जाना है, वहां पर भी मेरी हाजिरी है, वहां पर भी सुनवाई है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है कि किसी न किसी तरीके से विपक्ष के नेताओं को अलग अलग केसेस में उलझा कर रखा जाए। बड़ा प्रश्न है कि क्या इस देश की जनता इस रणनीति को समझ पाएगी, देख पाएगी? अभिषेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।